सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। अगले 10 मिनट के लिए प्लीज़ बातों को ध्यान से सुनना। अगर आप इस टाइटल को देखकर आए हो कि कैसे अगर हमें अपने लास्ट जो 40 डेज बचे हुए हैं हमारे एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि कहीं कहीं एग्जामिनेशन फरवरी के स्टार्ट में ही स्टार्ट हो चुके हैं, सीबीएसई के, आईएससी के, स्टेट बोर्ड के, सबके एग्जामिनेशन का टाइमिंग अलग अलग है। लेकिन मैं मानता हूँ इफेक्टिवली हमारे पास मोर और लेस 40 डेज कम से कम हमारे पास अब बचे हुए हैं। ठीक है ना, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत 10-12 दिन ले लेना इधर उधर, लेकिन हमारे पास 40 दिन के समय में हम कैसे इसे इफेक्टिवली यूज़ करें उसके बारे में वीडियो होने वाला है। कंप्लीट रोड मैप होने वाला है। ये इधर उधर की बातें नहीं होने वाली। मैं आपका एजुकेटर हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ। 1700 वीडियो यूट्यूब में बना रखे हैं मैंने, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। एज ए स्ट्रैटेजी वीडियो आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं चीज़ों को। सिर्फ हवा हवाई में बातें नहीं हो जाने वाली। ये कोई ऐसी बात नहीं चल रही कि यार मैं बोलूँगा और आप कुछ करोगे नहीं और फिर रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे कभी भी नहीं होगा। इस बात को जितना जल्दी आप स्वीकार कर लें उतना आपके लिए बेहतर होने वाला है, क्योंकि बचे हुए 40 दिन को भी अगर हमने अच्छे से यूटिलाइज कर देना, एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से हो सकता है। ध्यान रखना, एग्जाम लिखना एक आर्ट का विषय है। भले ही आप फिजिक्स का एग्जाम ही क्यों ना दे रहे हो, लेकिन ये एक आर्ट है अपने आप में, आंसर को रिप्रेजेंट करना। कोई बच्चा अगर 100 में से 100 नंबर ले आता है तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि वो बहुत बड़ा फिजिसिस्ट है या बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है या फिर बहुत बड़ा स्कॉलर है, क्योंकि एग्जामिनेशन में रिप्रेजेंट करना अपने आप को ये बड़ी बात होती है। क्योंकि इसमें ना एक तरह की आर्ट होती है। आपको आता है या नहीं आता ये बहुत खास मायने नहीं रखता, बस चीज़ों को सिस्टमेटिकली कवर करते हुए चलना, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने प्रीवियसली कुछ पढ़ा हो ना पढ़ा हो, कैसे आप तैयारी कर सकते हो बचे हुए टाइम में, उस पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। आपका 10th में बोर्ड आपने दिया हो, उस समय आपकी बहुत अच्छी परसेंट आई हो या ना आई हो, कोई मायने नहीं रखता। बहुत अच्छी परसेंट आई थी तो ये मत सोचना कि यहाँ भी आ जाती होगी, या फिर नहीं आई थी तो ये मत सोचना कि मुझे तो आता ही नहीं है, बोर्ड में मैंने किया नहीं था, इस बार भी मैं नहीं कर पाऊंगा। सारी की सारी सिचुएशन बदल जाती है। 96 वाले बच्चे 69 पे आ जाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ। कई बच्चे फेल होते होते बचते हैं जो कि टॉपर थे हाई स्कूल के, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ। इसलिए अगर आप इन बातों को, ऐसा आप नहीं चाहते कि आपके साथ हो कि आपका परफॉर्मेंस पे कोई गलत असर ना पड़े, क्योंकि उसके बाद कोई चांस नहीं अपने होता अपने पास। क्या कंपार्टमेंट भरोगे, क्या करोगे, फिर बहुत लंबा टाइम खींचता है, 1-1 साल लग जाता है, फिर वो फेल के समान ही माना जाता है ऑलमोस्ट। अभी मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ कैसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में काम करेंगे। देखो आपका सब्जेक्ट कुछ और होगा इनके अलावा, तो अकॉर्डिंगली प्लीज देखना। लेकिन क्योंकि मेरे साथ अभी मोस्टली स्टूडेंट्स जो कनेक्टेड हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए रिलेटेड स्टूडेंट्स मेरे साथ यहाँ पर कनेक्टेड है। और दूसरा, मेरे साथ वो स्टूडेंट हैं जो अलग अलग स्टेट बोर्ड से भी होते हैं। तो जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये कंबाइंड बातें हैं, ये एक कॉमन बातें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। मैं चैप्टर वाइज आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको पढ़ना चाहिए बचे हुए अपने टाइम पीरियड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ किसके साथ, फिजिक्स के साथ, कि फिजिक्स में कैसे करेंगे। ये आपका टाइम टेबल है जो आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि इनका एग्जाम लेट में हो रहा है तो इनको लास्ट में लेके चल रहे हैं, क्योंकि इनसे पहले पहले काफी स्टेट बोर्ड का एग्जामिनेशन वगैरह निपट लेते हैं। ठीक है ना, फरवरी के स्टार्टिंग में उनके एग्जाम हो जाते हैं। तो अगर इनको हम टारगेट में लेकर चलेंगे, इस डेट को अगर हम डेडलाइन मान के चलेंगे, तो इसका मतलब हम बाकियों को तो ऑटोमेटिकली कवर कर देंगे। जैसे बिहार बोर्ड होता है उनका एग्जाम काफी पहले हो जाता है, जम्मू कश्मीर बोर्ड वगैरह इनका एग्जाम काफी पहले हो जाता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड बोर्ड इनके एग्जाम काफी जल्दी हो जाते हैं जो स्टेट बोर्ड होते हैं। ठीक है, और वैसे भी 2024 में चुनाव है, आप लोगों को पता होगा, और चुनाव के कारण ये एग्जामिनेशन वगैरह पे बड़ा असर पड़ता है, खासतौर से स्टेट बोर्ड पे, क्योंकि उनके जो टीचर्स होते हैं उनकी ड्यूटी वगैरह लगती है, बहुत कुछ होता है इस तरह का काम। ठीक है, मुझे याद है शायद मेरा भी जो बोर्ड था उस समय भी इस तरह के चुनाव वगैरह थे। जब रिजल्ट आया था मेरे टाइम पे, हाँ वही था, चुनाव का टाइम ही था उस समय। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे टाइम पे क्या हुआ था, मेरे टाइम पे पीटीआई जो थे उन्होंने कॉपी चेक की थी और बड़ी बेकार मार्किंग की थी उन्होंने, बहुत बेकार। मैं कभी आपको बताऊंगा इसकी कहानी क्या क्या थी। लेकिन फिलहाल आपके उसमें मान लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके उसमें चीजें बिल्कुल स्मूथ रहने वाली है, बस आपको अपना 100% अपनी तरफ से देना है। उसके लिए मैं 1 बाय 1 चीजों को डिस्कस कर रहा हूं। पहले प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल है, पहली बार फर्स्ट टाइम देख रहे हो, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में आपको बहुत अपडेट मिलने वाली है। न केवल अपडेट, बल्कि मैं आपको प्रॉपर इसमें नोट्स प्रोवाइड करता हूं, वीडियो देता हूं, वन शॉट्स बनाता हूं। ये चीजें जो काम की करने की चीजें हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी वीडियो तभी काम के हो सकते हैं जब आप उन रणनीतियों पे काम करना चालू करो, अदरवाइज सिर्फ ये एक नॉर्मल वीडियो रह जाता है। अगर आप मेरी बताई हुई बातों को, एक एक बातों को लिटरली फॉलो कर रहे हो, तो यकीन मानिए बहुत अच्छा हम अगले आने वाले टाइम में कर सकते हैं बचे हुए 30 दिन 40 दिन में। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स के साथ। सबसे पहले देखो, फिजिक्स में ना मैंने आपसे पहले भी डिस्कशन किया था, मैं फिर बता रहा हूं, अपने जो फिजिक्स है उसे बाइफरकेट कर दो पहले 3 हिस्सों में। सबसे पहले इजी, मॉडरेट और हार्ड। आपके अकॉर्डिंग, आपके जो अभी मत देखो वहां स्क्रीन में बिल्कुल भी, आपको जो भी लग रहा हो कि यार ये इजी है या ये मॉडरेट है या मेरा टफ है, अपने हिसाब से बाइफरकेशन करो कि क्या क्या चीज होती है। और एक बात और सुनो, बच्चे क्या करते हैं ना, ऐसा लगता है कि बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे, जेईई मेंस आईआईटी की तैयारी कर रहे, ऐसा लगता है। क्वेश्चन पे चिपके हुए रहते हैं कई बच्चे फिजिक्स के, तो वो सोचते हैं कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कर लेंगे हमारा पेपर हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा, बोर्ड में नंबर लाना एक तरह की आर्ट है। आपके यहाँ पर आपको समझना होगा कि फिजिक्स में पूछा क्या जाता है। आपके 12th लेवल में बोर्ड में, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, आपके उसमें एक तो फॉर्मूले आपके, एक तो डेरिवेशन,
दूसरा आपके उसमें कुछ रूल्स वगैरह लॉज वगैरह जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, और तीसरे नंबर पे बहुत कम वेटेज जो होता है वो होता है न्यूमेरिकल्स का। और न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं वो कभी भी ऐसे नहीं होते जो उलझाने के पर्पज से दिए जाते हैं, वो सिर्फ इतना चेक करने के लिए दिए जाते हैं कि क्या आपको फॉर्मूले वगैरह याद हैं और क्या आप फॉर्मूले को पुट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि एग्जाम जो दे रहे हैं इनकी मैथ्स नहीं है, क्योंकि हो सकता है बायोलॉजी के बच्चों, तो इतने हाइपर टाइप के क्वेश्चन वहां पे देते ही नहीं है। वो ऐसे क्वेश्चन देते हैं जिस बच्चे ने थोड़ा सा मेहनत की हो, कोई देखे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पता किया हो कि किस तरह के क्वेश्चन न्यूमेरिकली ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उनको हल्का सा तैयार किया हो बस। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसलिए न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा टाइम देने का कोई खास मतलब होता नहीं है। अगर आपने डेरिवेशन को अच्छे से समझ लिया तो आपका पूरा काम खत्म वहीं पे हो जाता है, क्योंकि हर चैप्टर जो होता है वो डेरिवेशन से शुरू होता है और डेरिवेशन पे खत्म होता है, और इन्हीं डेरिवेशन के बीच में रास्ते में लॉज आते हैं, रास्ते में रूल्स आते हैं, वो हमें पढ़ते हुए धीरे धीरे चलना होता है। कुछ चीजें होती हैं जिसमें ऐसा काम होता है कि उसका कंस्ट्रक्शन करना है, पूरा उसका प्रिंसिपल लिखना है, जैसे कैपेसिटेंस का क्वेश्चन आ गया कि पूरा प्रिंसिपल लिखो उसका, या फिर आपके उसमें पोटेंशियोमीटर आ गया, या मीटर ब्रिज आ गया, या व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया, इस तरह की चीजें जिसका आपको प्रॉपर्ली सॉल्व, मतलब उसका एक पूरा फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। जैसे जनरेटर होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो हम एसी में पढ़ते हैं, तो आपको एक फॉर्मेट पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या लिखना है, पहले प्रिंसिपल लिखना है, फिर उसकी वर्किंग लिखनी है, फिर अपना कंक्लूजन देना है, बगल में डायग्राम बनाना है। ये आर्ट का सब्जेक्ट है, ये आर्ट है, क्योंकि उस चीज को आप एक दो बार देखोगे, यूट्यूब वीडियोस भी अवेलेबल है, मैं वन शॉट्स बना रहा हूं, चीजें तो समझ में आ ही जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसको रिप्रोड्यूस कैसे करना है एग्जामिनेशन में, वो मैटर करता है, और वो तभी आप अच्छे से कर पाओगे जब आपकी प्रॉपर प्लानिंग हो, आपको पता हो कि ये क्वेश्चन जब भी आएगा मुझे किस तरीके से फ्रेम करना है। ठीक है, तो अभी मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूं अपने चैप्टर्स को समझाने का, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन से सोर्सेज हैं। अगली स्लाइड में मैंने सोर्सेज लिखे हैं फिजिक्स पढ़ने के लिए, कहां से आप पढ़ोगे। देखो, सबसे पहले बाइफर्केशन करो। मैंने अपने लेवल पे जो मुझे सही लगा वो मैंने यहां पर बाइफर्केशन किया हुआ स्टूडेंट को ध्यान में रखकर, लेकिन आपका हिसाब अपना हो सकता है। मैंने एटम्स के, न्यूक्लियाई के, इनके बहुतों के अभी मैंने वन शॉट बना दिए, लगभग 6-7 चैप्टर के वन शॉट बना चुका हूं, बाकियों के बहुत जल्दी बन जाएंगे। इस वीडियो के आते ही जो अगला वीडियो आएगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे आएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूरी तरीके से फुल एनिमेशन के साथ आपको कवर करता हुआ पूरा चैप्टर चलूंगा। आपका एक छोटा सा टॉपिक भी उसमें नहीं बचेगा अगर आप वन शॉट्स को प्रॉपरली देख रहे हो ना। देखो, ये वन शॉट नाम के हैं, ऐसा नहीं है कि मैं इसमें कुछ छोड़ रहा हूं, कंप्लीटली सारी चीजों को मैं कवर कर रहा हूं। अगर कोई डेडिकेटेडली बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो कर रहा है वन शॉट को, मैं यकीन दिला रहा हूं कि बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ना केवल स्कोर कर सकते हैं, बल्कि जो उनकी अभी साल भर में फिजिक्स में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी वो अब बन सकती है, और हो सकता है कि आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए फ्यूचर के लिए। तो इन वन शॉट को इसलिए भी देखो, मेरा पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि आपके नंबर आ जाए हो जाए, नंबर एक बाई प्रोडक्ट है। अगर चीजें समझ में आती हैं, अच्छे से इंटरेस्ट आता है, तो मार्क्स एक मजबूरी होते हैं, उन्हें आना ही पड़ता है आपके पास। ठीक है, तो इसमें एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, ड्यूल नेचर मैटर इन रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल टाइप है। मतलब अगर आपको थोड़ा डेरिवेशन में फील सा नहीं आ रहा है, या फिर मतलब एकदम से आपका फील नहीं आ रहा है, आप चाहते हो थोड़ा एक तरह के वार्म अप करते हुए आप अंदर एंटर करो, तो इन चैप्टर्स को उठाओ, क्योंकि इनमें थ्योरी कहने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल रट्टा मार चीजें हैं। थ्योरी मतलब अच्छी खासी चीजें दे रखी है, और स्कोरिंग टाइप का है, कम इनपुट में अच्छा आउटपुट ले जाने वाले चैप्टर से आपके सामने रखे हुए। छोटी छोटी चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत छोटा छोटा चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन इसमें से 2-3-4 मार्क्स के हमेशा पूछे जाते हैं आपसे। वो जो एक्स रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड रेज वगैरह होती हैं, उनकी स्पीड के बारे में, छोटे मोटे फॉर्मूले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, वो यहां से पूछे जा सकते हैं। तो इसको मिस करने की गलती कभी ना करेंगे, कभी नहीं करेंगे। उसके बाद सेमीकंडक्टर, छोटा टॉपिक है, मैं भी करा दूंगा इसका वन शॉट, अभी मैंने कराया नहीं है लेकिन करा दूंगा, और ये बहुत ईजी चैप्टर है। अगर हम इसे फटाफट से कर लेते हैं, 1-आधे घंटे का काम होता है हमारा, एक यहाँ से चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, एक पॉजिटिव वाइब भी आती है कि हमने चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। उसके ड्यूल नेचर मैटर रेडिएशन, ये मैंने पढ़ा दिया, जिसमें डी ब्रॉगली वेव्स वगैरह के बारे में। इसका मेन जो फंडा है वो आपको याद होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन मैंने पढ़ाया। कुछ मत करो, वन शॉट जाकर देखना, मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, ये सारे चैप्टर इजी की कैटेगरी में मैंने रखे। इन्हें जितना जल्दी हो सके 5 से 6 दिन के अंदर फटाफट से इन सारे चैप्टर्स को कवर कर दो, जो 5 चैप्टर है। जितना जल्दी कर सकते हो, एक दिन में 2 कर सकते हो, कर लो, क्योंकि हो जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद मॉडरेट लेवल में मैंने रखा हुआ एक तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को, जो मैंने हाल ही में जिसका वन शॉट कराया, 2.5 घंटे का वन शॉट हुआ है। अब देखो, 2.5 घंटे का वन शॉट हुआ है और उसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है पूरा। ठीक है, उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट, इजी सा चैप्टर है, मैंने आपको पढ़ा दिया था। अल्टरनेटिंग करंट में फिक्स चीजें होती हैं, वो मैंने आपको पढ़ा रखा है, पीडीएफ वगैरह भी दे रखी है, आप कर लोगे। ईएमआई जो होता है वो अल्टरनेटिंग करंट से पहले पढ़ा जाता है, और छोटा सा फैराडेज लॉ वगैरह होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, आपको छोटा मोटा पता होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने पे कैसे ईएमएफ इंड्यूस होता है, बस वहीं से चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हर चैप्टर में ना एक एक चीज पे टिका हुआ है हर चैप्टर। जैसे
ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन कहीं ना कहीं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पे टिका हुआ चैप्टर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी ओम्स लॉ पे टिका हुआ चैप्टर है, सेल वगैरह पे। अल्टरनेटिंग करंट जो है वो पूरे एलसीआर सर्किट पे टिका हुआ चैप्टर है, ठीक है। और वहीं पे आई नॉट IRMS वगैरह वगैरह आ जाता है। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फेराडेज लॉ पे टिका हुआ चैप्टर है। रही बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, ये काफी बच्चों ने कर भी लिया होता है क्योंकि स्टार्टिंग का चैप्टर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, शुरुआत के जो दो तीन चैप्टर होते हैं वो उसमें कवर हो जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर, ये चार चीजें मेन होती है इसमें। इसको मैं वन शॉट बना रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा इसे 2 सेगमेंट में बनाऊं, यानी 2 शॉट बनेगा ये। यानी एक वीडियो में मैं 2 टॉपिक कवर करूंगा, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरे में मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर को खत्म करूंगा। ये बहुत हैवी टॉपिक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर किसी भी तरह का हम ढिलाई ना करें और आराम से इसे कवर कर ले। तो आराम से आप इसे कवर कर सकते हो। अभी मैं वीडियो बनाऊंगा रिसेंटली, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैग्नेटोस्टैट्स, अगर इलेक्ट्रोस्टैट समझ में आता है, मैग्नेटोस्टैट्स जो होता है वो काफी रिलेटेबल होता है इसी से, और इसे मैं एक शॉट में ही करने की कोशिश करूंगा। इसका थ्योरेटिकल वाला जो पार्ट होता है मैटर एंड मैग्नेटिज्म वाला, जहां पे अर्थ मैग्नेटिज्म आता है, उसको फिर हम एक सेपरेट टॉपिक में ले सकते हैं। इस तरीके से अगर आप इन्हें करोगे बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप अपने हिसाब से कैटेगराइज करो कि आपके लिए हार्ड क्या है, आपके लिए इजी क्या है, आपके लिए मॉडरेट कौन सा है, लेकिन मैंने बोला ऐसे करो। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, अभी चाहते हो अभी स्टार्ट करें, तो इजी यानी कि एटम, न्यूक्लियाई, इस वाली यूनिट में से उठाना चालू करो चैप्टर्स को। जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिए अभी उन्हें थोड़े से रखे रहो, वो बाद में रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब मैंने वन शॉट भी बना रहा हूं मैं साथ साथ, और सारे चैप्टर के वन शॉट बनाऊंगा, सो प्लीज डोंट वरी। 6-7 के मैं बना चुका हूं, थोड़े बहुत टॉपिक हमारे बचे हुए हैं। अगर आप तरीके से कर रहे हो, आप देखोगे कि आपका सारा सिलेबस हो गया। और आप देखो एक बात बताऊं क्या है, ज्यादा हवा में मत रहना, क्योंकि ना एक हवा उड़ाई जाती है कि फिजिक्स ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, लिमिटेड चीजें हैं। इसी चीज को आप 10 बार रिवाइज कर सकते हो, इतना टाइम अभी हमारे पास बचा हुआ है। लेकिन वो तभी होगा ना जब एक कॉन्फिडेंस रहेगा आप में कि यार देखते हैं क्या है, क्योंकि चैप्टर शुरू होता है तो खत्म भी होता है, जो शुरू हुआ है वो खत्म भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि यार ये कितना लंबा है, क्या लंबा है, तभी तो वन शॉट करें, ताकि आपको पता चल जाए कि इसकी हैसियत से 2 घंटे की है इस चैप्टर की, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना दिख रहा हो, ठीक है। आपके मटेरियल क्या रहेगा, एनसीईआरटी की बुक सामने रहनी चाहिए, बताऊंगा पढ़ना कैसे। वन शॉट्स, मेरे वीडियो के जो वन शॉट बने हुए उनको लिटरली फॉलो करो, क्योंकि मैंने 100% एफर्ट डाले हैं, उस स्टूडेंट के लिए बना रखा। रिवीजन टाइप के नहीं है वन शॉट, पूरा फुल फ्रेम में है, शुरुआत से लेकर लास्ट तक, बिल्कुल बेसिक से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये जरूर होनी चाहिए। पीडीएफ नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ व्हाट्सएप में, 9520387009 पे मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, या फिर कम्युनिटी पोस्ट मैंने किया था उसमें मैंने अपना व्हाट्सएप लिंक डाला था, तो वहां से डायरेक्ट ज्वाइन हो जाना, ठीक है। अपना नाम, वेयर आर यू फ्रॉम, किस जगह से हो, और कौन सा बोर्ड है, ये लिख के मुझे मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पे, ठीक है। वहां पे मैं आपको पीडीएफ वगैरह दे दूंगा जो भी मैंने पढ़ाया। पीडीएफ देखो होता है ऐसा नहीं कि पीडीएफ नोट्स मिल गए आपको सब कुछ आ जाएगा, नहीं। लिखा तो ऐसे तो किताबों में भी लिखा हुआ, तो क्यों नहीं आ रहा फिर आपको। तो कहने का मतलब यह कि जैसे ही आप वन शॉट को कवर करते हो और उस चैप्टर का उसी दिन अगर आप पीडीएफ जो मैंने उसी चैप्टर का बना रखा है उसको देख लेते हो, तो आपका वो चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। जैसे ही ये 2 काम आपने कर लिए, तुरंत आपको स्विच करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तुरंत कहां स्विच करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, चैप्टर वाइज, यानी कि आपके पास एक ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें, जैसे मान लिया आपने एटम्स पढ़ा, तो एटम्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चन होनी चाहिए, लगभग 5-10 सालों के पिछले। आपको उसमें देखना है कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखोगे कि हर 5 क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। 5 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन छठा बनता ही नहीं है चैप्टर में, क्योंकि बाकी क्वेश्चन इन्हीं को ले देके बनते हैं घुमा फिरा के। तो आपको एक पता चल जाएगा कि यार इसमें पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, वरना कुछ नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर से। आपको एक आइडिया आ जाएगा। वो तभी होगा जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे। क्योंकि कोई बच्चा सोच रहा है टॉपर कैसे बन जा रहा, कोई 100 में से 100 ला रहा, हर सब्जेक्ट में 100 ला रहा, क्यों ला रहा है वो? बहुत तेज नहीं है दिमाग से, वो बहुत चीजें तो उसने रटी हुई है। हो सकता है आप उससे ज्यादा तेज आईक्यू रखते हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो आर्ट समझ गया, एग्जाम में देने की आर्ट क्या है। उसे पता है कि एग्जामिनेशन में टीचर्स की मजबूरी है, चैप्टर वही है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वही हैं, वो बदलने नहीं वाले। फटाफट से एक चीटिंग कर लेते हैं। चीटिंग क्या, देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया था। एग्जाम तो वो माना जाता है जिसमें पता ही ना हो कि प्रीवियस ईयर में पूछा क्या गया पैटर्न। यहाँ तो सब खुलेआम रखा हुआ है यार, चीटिंग ही तो है ही एग्जाम से पहले की। आप देखो ना कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछोगे, एक बार देखो प्लीज उठा के, सिर्फ सुनते मत रहो मेरी बात। एक बार देखो, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया, आपको समझ में आएगा कि जो पढ़ते हैं वो क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो जब आप ये कर लोगे प्रीवियस, एनसीईआरटी का क्या रोल है सर? एनसीईआरटी से कुछ समझ में नहीं आएगा, समझने के लिए नहीं है एनसीईआरटी। फिजिक्स की एनसीईआरटी समझने के लिए नहीं है, क्या करने के लिए सर? ये देखने के लिए कि क्या हमारे सारे टॉपिक कवर हो गए जो बुक में लिखे हुए। जैसे मान लिया इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें लिखा हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा हुआ, फिर उसके बाद कैपेसिटेंस लिखा हुआ, फिर इलेक्ट्रिक बाकी और चीजें लिखा हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है डायपोल में, डायपोल को एक्सियल में, इक्वेटोरियल में। वो सारे टॉपिक देखो कि क्या सारे टॉपिक से मैं फैमिलियर हूं क्या। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई इसमें ऐसा टॉपिक लिख दिया जो वन शॉट में कवर ही नहीं हुआ या जो मैंने पढ़ा ही नहीं। बस इतना ही काम करना है, इंडेक्स देखने के लिए एनसीईआरटी का काम करना है।
थोड़ा टाइम अगर बच जा रहा है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को देख लो, अगर बच रहा है टाइम तो, अदरवाइज रहने दो। सुन ली मेरी बात? ठीक है, बस इतना सही काम करना है, ठीक है, इतना ही काम करना है और कुछ खास काम नहीं करना। केमिस्ट्री में मैं ज़्यादा इसमें नहीं बोलूंगा, मैं अभी फिलहाल केमिस्ट्री पे ज़्यादा नहीं बोलूंगा, मैथ्स पे बोलूंगा। बस इतना करो, केमिस्ट्री के 3 हिस्से करके, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री करके कर लो। फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है इसमें से आपको क्वेश्चंस न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और ये फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। शुरुआत के जो आपके तीसरे चौथे वाले चैप्टर है वो इसी से बेस्ड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रट्टे आपको मारने ही पड़ेंगे, इसका कोई दूसरा सब्सटीट्यूट नहीं है। इसके लिए मैं फिर रिकमेंड करूंगा आप प्लीज प्रीवियस ईयर करो। और पूरी ओवरऑल केमिस्ट्री में मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं वो है एनसीईआरटी। इसके लिए आपको लिटरली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। इसमें कोई वन शॉट वगैरह वीडियोस वगैरह दिख रहे हैं उनको देख लो, अदरवाइज बताऊं क्या काम करना है। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन है अगर आप सारे कर पा रहे हो इसका मतलब हो गया काम। एनसीईआरटी में अलग से कुछ नहीं पढ़ना, उसमें अलग से कुछ पढ़ना ही नहीं है। ऐसी बुक अगर आपके पास अवेलेबल है जिसमें आपको सॉल्यूशंस मिल जाते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी की जो भी एक्सरसाइज होती हैं आप उन्हें रट लो, जो कर सकते हो कर लो, लेकिन वहीं से आएगा जो कुछ आएगा, ये मान के चल लो। इसलिए केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आती है सोर्स में एनसीईआरटी, मैंने बोल दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन बार बार एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है। और यूट्यूब वीडियो जो भी आपको पसंद हो, जहां से भी आपको वन शॉट टाइप के मिल जा रहे हो, जिनके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जा रही है, उन वीडियोस को आप देख लेना, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिक्स, इस मैथमेटिक्स को फिर से जैसे फिजिक्स में बाइफर्केशन किया वैसे ही 3 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, इजी, मॉडरेट, टफ। उसमें मैंने सेक्शन बना रखे हैं और मैं इसके वन शॉट्स भी बना रहा हूं। मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर बाद कि मेरे वन शॉट कैसे कैसे करके आएंगे, आप अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन मैंने पहले ही आपको बोला था, दोबारा बोलता हूं, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ये 2 चैप्टर बहुत इजी की कैटेगरी में, इन्हें फटाफट से जितना जल्दी हो सके कवर कर लेना है। मैट्रिक्स का वन शॉट अभी मैंने हाल ही में डाला, अब कल के दिन मैं डिटर्मिनेंट्स का वन शॉट डालने वाला हूं। तो वन शॉट भी कर लोगे तो पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख के कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। रही बात डिफरेंशिएशन की, चैप्टर नंबर 5 और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर नंबर 8, इनको भी मैंने इजी की कैटेगरी में डाला हुआ। लेकिन कैलकुलस जो पूरी की पूरी 5वें से 9वां चैप्टर है ना, अगर इसको एक तरीके में पकड़ के पढ़ो, अगर आपने 5वें को अच्छे से कर दिया, 6ठा 7वां 8वां 9वां सब आपके आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि एक चेन है, कड़ी है वहां पे। अगर आप नहीं कर पा रहे 5वें 6ठे को अच्छे से, तो भूल जाओ 7वां 8वां 9वां। फिर 5वां 6ठा आपने अगर अच्छे से कर लिया, फिर सारे के सारे लाइन से होते हैं। और चिंता मत करो, इसका मैं वन शॉट भी लाऊंगा, लेकिन आपको पता है वन शॉट ऐसे नहीं बन पाएगा कि पूरी कैलकुलस का एक साथ। 4 5 6 तो कम से कम वीडियोस में बनेंगे कैलकुलस में, ताकि हम एक में डिफरेंशिएशन को पूरा ले लें, एक में इंटीग्रेशन को ले, पूरा तो नहीं आ पाएगा, आधा आधा करके ले लें, फिर एक में हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरा ले लें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि टाइप कैसे हैं इक्वेशंस के, कैसे इक्वेशन पूछी जाती है, वो मैं आपको करा दूंगा। मॉडरेट की कैटेगरी में प्रोबेबिलिटी है। पहले प्रोबेबिलिटी पूरी आती थी सीबीएसई जैसे में, आपके हो सकता है स्टेट बोर्ड में प्रोबेबिलिटी जितनी एनसीईआरटी में दी है वो सारी आती हो, मैंने सारी करा भी रखी है। वो रैंडम वेरिएबल वाली या फिर बर्नौलीज ट्रायल वगैरह भी अगर आपके उसमें आते होंगे तो आपको पूरा कवर करना होगा। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी में आप जानते हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसी पर बेस्ड आगे जाके बेस थ्योरम, इसी से क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा जाता है। स्टेट बोर्ड में 5 मार्क्स और 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली देखेंगे इस चैप्टर को। एलपीपी बहुत इजी चैप्टर है, बस उसका फंडा समझने की देर है, क्योंकि एक ही टाइप का क्वेश्चन हमेशा बनता है और 5-6 मार्कर क्वेश्चन बनता है। डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉब्लम है, मैं वन शॉट बना दूंगा। आईटीएफ छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा, अगर आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले करेक्ट है, अगर आपको अच्छे से आते हैं तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। अदरवाइज इसीलिए मैंने इसे मॉडरेट में डाल रखा, वरना ये इजी कैटेगरी में फॉर्मूले के कारण। वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री में आप लोग मेरे से कह रहे हो सर वन शॉट बना दो, और ये मेरा ऐसा चैप्टर है जो बच्चों ने मुझे, एक बार मैं इंटरव्यू लेने भी गया था बच्चों का, बाहर पे होते नहीं कि एग्जाम वगैरह में, आप देखना, मुझे बच्चे उसमें मिले और बोल रहे सर कल ही देख के आया आपका वेक्टर 3D और वही सब कुछ आ रखा। आप देखना ऐसे वीडियो, मैं जानता भी नहीं था बच्चों को, वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे ऐसा कहा था वो वीडियो में जब मैंने बताया था, तो बोल रहे थे सर कल वाला ही वीडियो देखा, बस जो रिसेंटली आपने वन शॉट करा रहे थे उसी में से हमारा वेक्टर 3D हुआ, वरना हम छोड़ के जा रहे थे। तो अगर आपको लगता है वेक्टर 3D को मुझे बनाना चाहिए, मैं वन शॉट बना दूंगा, ऑल दो इसके बने हुए ऑलरेडी पहले से, लेकिन अगर आप बोलोगे तो मैं नए से बना दूंगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स, ये मैंने कहा हार्ड की कैटेगरी में मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि इसमें से कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो नहीं कर पाओगे। जैसे खासतौर पे 6.5 वाले क्वेश्चंस जो थ्योरेटिकल टाइप के होते हैं, लंबे से क्वेश्चन होते हैं एओडी के। तो कुल मिला के प्रैक्टिस करोगे तो ये भी संभव है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हार्ड के लिए कुछ था नहीं, लेकिन हार्ड नाराज हो जाता है, इसलिए मैंने 2 चैप्टर को वहां पर डाल दिया। सोर्स क्या है? सोर्स कुल मिला के है वन शॉट्स जो मैं बना रहा हूं। अभी तक जो पढ़ लिया आपने पढ़ लिया जैसे पढ़ लिया। और दूसरा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन के बाहर मत जाओ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन के बाहर मत जाओ। ज्यादा ही पढ़ लिया एनसीईआरटी की मिसलिनियस एक्सरसाइज पढ़ लो, ज्यादा ही पढ़ लिया तो एनसीईआरटी के एग्जांपल भी कवर कर लो। एनसीईआरटी की बुक के बाहर जाओ ही मत, मेरी बात मानो। स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट, उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान, महाराष्ट्र और ओडिशा बोर्ड, और ऊपर के कहीं नागालैंड, असम, इस तरफ के जहां के बच्चे स्टेट बोर्ड वाले हैं, बिल्कुल ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दबा के लगा देना,
क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एग्जैक्टली आपके हाथ में आएगा, आप बोलोगे ये क्या आ गया, क्योंकि वही क्वेश्चन आएगा एग्जैक्टली जो आपने देखा था आज से 5 साल पहले आया था। ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं, बिल्कुल फंसते हैं, लिटरली फंसते हैं। सीबीएसई में एग्जैक्टली नहीं फंसते, थोड़े उनके नाम बदल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो होते उसी टाइप के हैं। मेरी बात समझ लो, सीबीएसई में एग्जैक्टली नहीं फंसेंगे, लेकिन स्टेट बोर्ड में एग्जैक्टली फंसते हैं, बिल्कुल एकदम कुछ भी चेंज नहीं होता, फुल स्टॉप भी नहीं बदला होता। और ये आइडिया आप मेरी बातों पे मत आओ, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, आपको 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते ही खुद आइडिया लग जाएगा कि उन 5 साल में कितने क्वेश्चन आपस में शफल हुए, रिपीट हुए। ठीक है, तो ये काम करो। कोई चैप्टर अगर आपको टफ लगता है ना, तो उसके प्रीवियस ईयर से पढ़ना चालू किया करो उसे। मान लेते हैं आपको 3D या वेक्टर टफ लग रहा है, तो पता है क्या करो, सीधे निकालो उसके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते कैसे हैं, वहीं से चालू करो पढ़ना। ठीक है, और ऐसे करके अगर आपने मेरी वन शॉट देख ली तो फिर तो कहना ही क्या। ठीक है, और मेन काम जो होगा वो प्रैक्टिस पर होगा, क्योंकि मैथ्स के पेपर में आप ये नहीं कर सकते कि कुछ भी जो मैं आया वो लिख दो, नहीं होगा ना ऐसा यार, इतना नहीं हो सकता। वहाँ पे आपको प्रॉपर एक आंसर देना होता है, उसी के मार्क्स मिलते हैं, और वन शॉट्स पे प्रॉपरली रिलाई करो। ये चीज़ों को करो, मेहनत लगेगी, नो डाउट लगेगी ही लगेगी। आपने अभी तक नहीं करी, कोई बात नहीं, अब कर लो। नहीं करनी, कोई बात नहीं, रहने दो, फेल हो जाओगे, या फिर चलो फेल नहीं भी होगे, पास हो जाओगे, लेकिन फ्यूचर में कुछ बहुत अच्छा हो नहीं पाएगा, क्योंकि नाम का होगा कि आपने 12th में पीसीएम की थी, आगे कुछ खास कर नहीं पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप बीटेक वगैरह भी कर लोगे, कोई कॉलेज वगैरह में भी चले जाओगे, कोई प्राइवेट कॉलेज में भी आप चले जाओगे, लेकिन अगर आपकी ये बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे, कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ आप फीस ही देते रह जाओगे अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फ्यूचर में जाकर। इसीलिए कम से कम ये मान लो कि अगर आपको जो भी फ्यूचर में करना है उसका एक तरह से आप प्रैक्टिस अभी यहाँ कर रहे हो, इसके डबल प्रॉफिट्स हैं। एक तो आपका बोर्ड के एग्जामिनेशन में मार्क्स वगैरह अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि बहुत मैटर करता है फ्यूचर में। कई जगह ऐसा मांगा जाता है कि आपकी 12th में फर्स्ट डिवीजन हो या फिर 75% से ऊपर हो, तब आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलता है या फिर आपको कुछ एडवांटेज मिलता है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मार्क्स मैटर नहीं करते, ये आपको बाद में समझ में आएगा कि 10th के मार्क्स 12th के मार्क्स सब मैटर करते हैं, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स कुछ बातें मैं जो आपसे बताना चाहता था, जो डिस्कस करना चाहता था, होपफुली जो कुछ मैंने आज आपको बताया इस पर आप थोड़ा फॉलो करोगे चीज़ों को, और कुछ आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे अब कहाँ से क्या करना है। इंडिविजुअल की अपनी स्ट्रेटेजी, सबकी अपनी अपनी होगी, और सब अपनी अपनी तरह से स्ट्रेटेजी बनाएं, ऐसी मेरी आप लोगों से गुजारिश है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया, जो कुछ मैंने बताया, मैंने जनरल बातों को समेट के आपको बताया कि इस तरीके से पढ़ना चालू करो, लेकिन इसमें स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, कब मुझे उठना है, कब मुझे सोना है, कब मुझे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये सब इंडिविजुअल पे मैटर करता है, यानी आप पर मैटर करता है। अब ये आपको देखना है कि सारी चीज़ों को कैसे कर कर आपको करना है। बचा हुआ टाइम लगभग 40 दिन का है, क्योंकि इसके बाद आपके बीच में ही प्रैक्टिकल वगैरह सब शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल टाइम आपको नहीं मिलने वाला। और जैसे जैसे एग्जाम पास आएंगे फिर उतना लोड हम अपने माइंड को दे भी नहीं सकते, क्योंकि फिर उससे आपका परफॉर्मेंस ही बिगड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि अभी बचे हुए समय में अगर आप काम कर लेते हैं तो डेफिनेटली बहुत जबरदस्त रिजल्ट निकल के आएंगे। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मैंने व्हाट्सएप मैसेज वगैरह में, बच्चे मेरे से कनेक्टेड रहते हैं आजकल, तो मैं इतना ज़्यादा हो गया कि मैं हर दूसरे सेकंड में कॉल पे कॉल आ रहे हैं। प्लीज़ कॉल मत करना, मैंने आपको नंबर जरूर दिया है, लेकिन कॉल मुझे मत करना, क्योंकि जो डायरेक्ट कॉल करता है और मुझे पता चलता है कि ये स्टूडेंट है जिसको नंबर मिला था, मुझे अंदर से बड़ा बुरा लगता है कि मैंने 50 बार का रहता है मुझे व्हाट्सएप में सिर्फ मैसेज करना, क्योंकि मैं क्लास में रहता हूँ, अननोन नंबर आता है, मुझे उठाना पड़ता है ये सोच के कि यार कोई इंपॉर्टेंट किसी का काम होगा, लेकिन फिर आप ये बोलते हो सर हम चेक कर रहे थे कि आप ही का नंबर है कि नहीं है। नंबर मेरा ही है, लेकिन प्लीज़ व्हाट्सएप में करना मैसेज, मैं आपको टाइम बताऊंगा, हम कॉल में भी डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज जो कुछ रेलेवेंट चीज़ें होती है वो मैं आपको देता रहता हूँ, और ग्रुप में रहते हैं तो सबको एक बारी में मिल जाती है चीज़ें, इसीलिए मैंने सेकंड ग्रुप बनाया, वरना उसकी जरूरत नहीं थी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए जो जो काम कर रहा हूँ वो मुझे भी उसका एक एडवांटेज मिलता रहे, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे, और मुझे भी लगे कि यार हाँ स्टूडेंट कम्युनिटी जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ वो भी मेरे बारे में कुछ ना कुछ अच्छा सोचते हैं। ठीक है, अभी आप देखोगे इलेक्ट्रोस्टैट्स की मैं वीडियोस वगैरह तैयार कर रहा हूँ, प्रॉपर फुल एनिमेशन का इस्तेमाल किया हुआ है, और कितना टाइम लगता है उनको बनाने में। ठीक है, आपको भले ही आसान लग रहा होगा, आप सोच रहे हो, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं कि वन शॉट में मैं कुछ भी बोलूँ और हो जाए। मैं इसलिए वन शॉट को इतना टाइम और इतना डेडिकेशन के साथ बनाता हूँ ताकि कोई बच्चे ने अगर नहीं भी पढ़ा हो उसकी एक उम्मीद की एक मतलब एक चिंगारी मिले उसे, उम्मीद की एक ज्योति मिले उसे, ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।